आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लाइट टॉपिक से संबंधित हैं। ये सभी प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं पैटर्न्स पे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाएंगे। शुरू करते हैं सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की गति कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो आंसर है, कांच का अपवर्तनांक इन सभी ऑप्शन में सबसे अधिक है। सबसे कम अपवर्तनांक होता है निर्वात का, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। उसके बाद वायु में बहुत मामूली सी गिरावट होगी और जल में भी कम होगा। लेकिन जल और कांच में, कांच जो है उसमें प्रकाश का चाल कम हो जाएगा जल के अपेक्षा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। एक सूत्र होता है कि किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है V इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक। तो जिसका भी अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी अपने आप। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो यह सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है, लगभग 8 मिनट। ठीक है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है और इसको सेकंड में भी याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे लगभग 500 सेकंड होता है, लगभग 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसको आप मिनट में निकालेंगे तो ये लगभग 8 मिनट आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सेम केस, वही जो पहले क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही लागू होगा कि जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो इसमें बोला है कि प्रकाश का वेग अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम वहां पे होगा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। और यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में सबसे कम अपवर्तनांक होगा निर्वात का, यानी निर्वात में जो वेग होगा वो प्रकाश का अधिकतम होगा। कम किस में होगा? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से हीरे में सबसे कम हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे है। देखिए, जब भी प्रकाश तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो ऐसे में उस प्रकाश का फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति कहते हैं, वो नहीं बदलता है, जबकि उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तरंग का वेग v इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, यानी प्रकाश का चाल v इज इक्वल टू आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य, यानी स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी लाइट जहाँ से जनरेट हुआ है, पैदा हुआ है, वहीं से उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई। इस केस में मान लीजिए प्रकाश है तो वो सूर्य से आ रहा है, तो सूर्य से जब प्रकाश निकला तो वहीं से उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, स्रोत। और जो वेवलेंथ होता है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, माध्यम। तो यही कारण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, जबकि उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। अब इस फॉर्मूले से देखेंगे, अगर एक वेरिएबल, ये मान लीजिए आवृत्ति नहीं चेंज हो रहा है, तो अब अगर वेवलेंथ चेंज हुआ तो हर हाल में वेलोसिटी को चेंज होना ही पड़ेगा। यानी आप याद रखेंगे, तरंग दैर्ध्य और वेवलेंथ बदल जाता है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? यही मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था कि आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी, वो नहीं चेंज होता है, जबकि वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाता है लाइट का। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो पहला, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हटती है। दूसरा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब की ओर झुकती है। इसकी चाल घट जाती है तथा यह अविलंब से दूर हटती है। इसकी चाल घट जाती है तथा अविलंब की ओर झुकती है। इसको देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अपवर्तन घटना से संबंधित है। मान लीजिए दो माध्यम है, इधर मान लीजिए ऊपर एयर है और इधर क्या है, मान लेते हैं या तो कांच मान लीजिए या तो वाटर मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर है, पानी। अब यहाँ पे मैंने ये एक अभिलंब बना दिया, तो अपवर्तन की घटना में जब भी प्रकाश, अब यहाँ एयर जो है वो विरल माध्यम है और वाटर जो है वो सघन माध्यम है। ठीक, एयर विरल माध्यम यानी रेरर मीडियम, और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है। तो जब कभी भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुकती है और इसका वेग कम हो जाता है। अब इसका उल्टा, यानी जब भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी
तो इसका वेग बढ़ जाता है और यह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में पूछा गया है, तो नीचे से ऊपर की ओर हम ले जाएंगे। तो यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर भागेगा और इसका वेग क्या हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। देखिए ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन यह इसी रूप में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, मैं क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को उठाया हूं, इनके लैंग्वेज में मैंने किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया है। ठीक, चल तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा रूपांतर, प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हैं प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका ए पार्ट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, जो विसर्जन यानी डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं उसमें देखिए सजावट के लिए कभी कभी कांच की कुछ ऐसे डिजाइन बने होते हैं जिसको आप लाइट, जैसे ही लाइट उसमें देंगे तो पूरा का पूरा कांच चमकने लगता है अंदर ही अंदर। तो उसमें जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो होता है नियॉन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट भी आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक कांच के स्लाइड पर आपका फोटो होगा या फिर कोई मैसेज होगा हैप्पी बर्थडे टाइप का, और जब उस वायर को आप जोड़ेंगे पावर सप्लाई से तो वो चमकता है कई कलर में, तो उसमें नियॉन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। देखिए ये जो साबुन के पतले झाग होते हैं तो उसमें दो घटना होता है, एक होता है परावर्तन और दूसरा होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस। ठीक है, ये इंटरफियरेंस बहुत ज़रूरी है, इंटरफियरेंस के कारण ही उसमें वो जो रंग आते हैं वो रंग आपको दिखाई देता है, और जो चमक है परावर्तन कारण। तो ये ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक नियम होता है कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम। तो मान लेते हैं यहाँ नीचे सघन माध्यम है और ऊपर जो है वो विरल माध्यम है, तो कोई भी प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हटता है और उसका वेग बढ़ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, और जैसे जैसे हम इसका आपतन कोण बढ़ाएंगे तो ये अभिलंब से दूर भागता जाएगा। एक पर्टिकुलर आपतन कोण पे ये क्या होगा कि ये उस विरल माध्यम में न जाकर वापस इसी से टकरा के उसी माध्यम में लौट आएगा, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त होती है कि जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, और दूसरा शर्त होता है कि हमेशा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। तो ऐसे में देखिए किसमें ये सघन और विरल का केस बन रहा है। जैसे ये जल से कांच, तो देखिए जल जो होता है वो होता है विरल माध्यम और कांच सघन माध्यम। तो यहाँ पे देखा जाए अगर जल से कांच में जाएगा तो ये विरल से सघन, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। वायु से कांच में भी नहीं होगा क्योंकि वायु विरल माध्यम और कांच सघन माध्यम, पहले सघन आना चाहिए। वायु से जल ये भी नहीं होगा, जबकि हीरे से अगर कांच, क्योंकि हीरा सघन माध्यम है और कांच विरल माध्यम, तो यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना है। तो इस हिसाब से इसका पहला पार्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने लाइट के प्रॉपर्टी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।